नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम पीलाराम साहू, व्याख्याता संस्कृत। सभी छात्रों से मेरी चर्चा इसके पूर्व की वीडियो में हो चुकी है। हमने वर्णों का विभाजन देखा, जिसमें वर्ण को हमने दो भागों में बांटा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को भी हमने तीन भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। एक मात्रा भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रा भवेत् दीर्घः और त्रिमात्रा भवेत् प्लुतः। उसी प्रकार व्यंजन को भी हमने तीन भागों में बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, जिसको हम संक्षेप में अगर कहें तो कु चु टू तु पु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं, श, श, स और ह। छात्रों, इस प्रकार वर्णों के विभाजन के पश्चात आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान से तात्पर्य कि जिस किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जिस स्थान से उच्चरित होते हैं, वह स्थान उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहला सूत्र के रूप में अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां, विसर्जनीयानां कंठः, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अब यहां पर ध्यान देंगे कंठ। आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है इसका कंठ, ये कंठ है। उसके ऊपरी वाला जो हिस्सा है ये तालु है। फिर है ये वाला जो हिस्सा है, तालु का जो ऊपरी हिस्सा है वो मूर्धा कहलाता है। फिर अकुह विसर्जनीयानां, मैं क्रम से बताते जाऊंगा, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। तो अ, आ, उसके पश्चात कु से तात्पर्य क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आप सब जानते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है ह, फिर विसर्ग, विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। आप प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं कि आप अपने कंठ पर उंगली रखिए और उच्चारण करिए तो आपको एक विशेष प्रकार का कंपन का अनुभव होगा। उच्चारण करके देख लीजिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, आहा। तो इस प्रकार से ये आपका इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। फिर दूसरा है ईचु यशानां तालु। ईचु यशानां, ईचु यशानां तालु। इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। तालु मैं बता चुका हूं, कंठ का जो ऊपरी हिस्सा है वह तालु कहलाता है। इ, च, छ, ज, झ, ईचु यशानां तालु। इ, ई। फिर है चू से तात्पर्य च वर्ग,
चू से तात्पर्य च वर्ग, जिसके अंतर्गत च, छ, ज, झ और इया, च, छ, ज, झ, इया। फिर है य और श। इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। आप देख लीजिए हमारी जो जिह्वा है, ई, ई, च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद है तीसरा है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा। मूर्धा कौन सा हिस्सा कहलाती है? मूर्धा वाली जो हिस्सा है ये दांत का जो, ये दांत वाला एरिया है, हिस्सा है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा है वो मूर्धा है, ध्यान रखेंगे। रि ट, अब उच्चारण करके देख लीजिए, पहले तो इसका देखें, रि ह्रस्वरी, फिर दीर्घरी। दीर्घरी का प्रयोग आप सब जानते हैं, वैदिक संस्कृत में हम लोग करते हैं। तो रि, री, फिर है टू से तात्पर्य ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, अण, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर है र, र, फिर श। उच्चारण देख लेंगे, रि, री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श। इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा उस मूर्धा वाले क्षेत्र को से टकराती है और टकराकर तुरंत वापस आ जाती है, ट, ठ, ड। तो इस प्रकार से ये ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। चौथा है ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः। इन वर्णों का उच्चारण किससे होता है? दांत से। ये दांत वाला हिस्सा है, दंत, लितु लसानाम दंतः, दांत, लृ, ध्यान देंगे, लृ, लृ, इसका भी हम प्रयोग, ये ऐसा स्वर वर्ण है जिसका प्रयोग हम वैदिक संस्कृत में प्रायः करते हैं। लृ, हालांकि इसमें भी है, लौकिक संस्कृत में भी है, परंतु ज्यादातर उपयोग इसका हम वैदिक संस्कृत में करते हैं। लृ। फिर है तू, तू से तात्पर्य त वर्ग, त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो त, थ, द, ध, न, ये। फिर है ल, ल, फिर स, लृ। ध्यान देंगे, जब इन वर्णों को उच्चारण करेंगे तो दोनों जबड़ों के बीच, अर्थात दोनों दांतों के बीच, ऊपरी हिस्से के दांत और निचले हिस्से के दांत, दोनों के बीच हमारी जिह्वा आकर के इन वर्णों को उच्चारण करती है। लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो इस प्रकार से ऋतु लसानाम दंतः। फिर है पांचवा सूत्र, हम देख सकते हैं, पांचवा सूत्र है उपु पद मानिया, उपपद मानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव, उपपद मानिया नाम ओष्ठव। देखिए यहां पर इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होते हैं। ओष्ठ आप जानते हैं, दो ऊपरी हिस्से का ओष्ठ और निचले हिस्से का ओष्ठ।
उ ऊ प फ ब भ, है ना, म। तो इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण होठ से हो रहा है। उ ऊ, पू से तात्पर्य प वर्ग, पू से तात्पर्य प वर्ग, जिसके अंतर्गत प फ ब भ और म। उपपद मानीय नाम ओष्ठम, मानिया नाम ओष्ठव। तो इस प्रकार से, और उपध्य मानी से तात्पर्य यहाँ पर आधा विसर्ग है, उससे भी तात्पर्य है। तो हम इसका उच्चारण जो है ओष्ठ से करते हैं। उ ऊ प फ ब भ म, इन वर्णों का उच्चारण, ये जो हमारे होठ है, इन होठ की सहायता से दोनों होठ जो है आपस में मिल जाते हैं, है ना, ओष्ठ जो है आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है, ओष्ठव। तो ये 5 जो सूत्र है ये मूल है। इसके बाद 6वां सूत्र है यमंगणनम नासिका। यमंगणनम 6वां सूत्र है न्य म अंग ण न, यमंगणना नाम नासिका। यमंगणना नाम नासिका, ध्यान रखेंगे। नासिका, नाक से इन वर्णों का, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 वर्ग का जो अंतिम वर्ण है न्य म अंग अण न, इन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है। आप नाक को स्पर्श करें, इसको यदि आप नाक को दबा दें तो इन वर्णों का उच्चारण आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। न्य, आप स्पर्श करिए, न्य म अंग अण न म। तो इस प्रकार से यमंगणना नाम नासिका। फिर है 7वां है एदैतो कंठोष्ठम। 7वां है एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु, ध्यान रखेंगे। ए और ऐ, ए और ऐ, इन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। इन वर्णों का उच्चारण ए कंठ और तालु, ए ऐ, जिभ्या ऊपर आ रही है, आप देख रहे हैं, और कंठ का भी प्रयोग। तो ए ऐ, एक कंठ तालु। फिर है 7वां के बाद 8वां सूत्र देखिए, ओदौतो कंठोष्ठम। 8वां है ओदौतो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम, इन वर्णों का उच्चारण अर्थात ओ और औ, इन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। ओदौतो कंठोष्ठम। ओ का उच्चारण आप औ, तो यहाँ पर होठ का भी प्रयोग हो रहा है, कंठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो ओदौतो कंठोष्ठम। उसके बाद है 9वां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंत्योष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। दांत और ओष्ठ की सहायता से, दांत और ओष्ठ की सहायता से व का उच्चारण करते हैं। वकारस्य
दंतोष्ठौ या दंतोष्ठम। व दांत व और ओष्ठ, हमारे दोनों होठ मिलने का प्रयास हो रहा है, तो इस प्रकार से वकार से दंतोष्ठम। और 10वां सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का प्रयोग, वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि पांचों जो पंचम, सभी वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं वे नासिका के अंतर्गत होते हैं, और उसी में ही जब मकार का जो है अनुस्वार के रूप में बदल जाता है तो वह भी अनुस्वार के रूप में नासिका, जैसे गंगा, मयंक। तो इस प्रकार से अनुस्वार के रूप में हम देखते हैं, तो इसका भी प्रयोग नासिका के रूप में होता है। तो इस प्रकार छात्रों, हमने आज वर्णों का उच्चारण स्थान के संदर्भ में देखा। आप इससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मेरे चैट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। साथ ही इसका यदि आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, और आइकन जो बेल है उसको भी आप बजाएं या दबाएं, जिससे क्या होगा कि मेरी आने वाली जो वीडियो है वह आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए। तो अगली कक्षाओं में पुनः हम उपस्थित होंगे। सबको नमो नमः, साधुवादः।